नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में पेश हुए आम बजट की, महाकुंभ में हुए हादसे पर घिरी योगी सरकार की, जानेंगे तेज होते दिल्ली चुनाव के प्रचार को, अमेरिका से भारत लौटे डंकी बॉय को, देखेंगे हाईकोर्ट के जज जस्टिस यादव पर सुप्रीम कोर्ट के जज के खुलासे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा का वोटर लिस्ट में अनदेखी का आरोप, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, आरोप को लेकर लगाए गंभीर आरोप। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के साथ एनसीपी का गठबंधन है, शादी नहीं, महायुति गठबंधन परमानेंट नहीं है, आने वाले दिनों में रास्ते अलग भी हो सकते हैं। सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा हमला, कहा तेलंगाना में जिस क्षेत्र में बीजेपी कार्यालय है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हटाकर कम्युनिस्ट क्रांतिकारी गद्दर के नाम पर रखा जाए। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 746 अंकों के उछाल के साथ 77,505 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 232 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 23,482 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 और 26 का बजट संसद में पेश कर दिया। इस बजट में भी सबसे ज्यादा ध्यान बिहार पर दिया गया, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर मिडिल क्लास को साधने की कोशिश की गई। इसके अलावा कई और भी घोषणाएं बजट में की गई हैं। बजट की सत्ता पक्ष तारीफ कर रहा है तो विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। तो क्या है इस बार बजट में खास, देखिए ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। बजट में टैक्स पर बड़ी राहत दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी ला रही है। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले हफ्ते संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, मिडिल क्लास के लिए कुछ योजनाएं पेश की, लेकिन सुरक्षा को लेकर समझौता करते दिखाई दी। रक्षा बजट सिर्फ 9% बढ़ाया गया है। बजट में प्रमुख घोषणाओं में 12 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हुई। वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ऐलान किया गया। इससे 6,500 सीटें बढ़ जाएंगी। आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की घोषणा की है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। जन विश्वास 2.0 के तहत 100 कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार। 36 जीवक रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइफ सेविंग दवाओं पर 6% कस्टम ड्यूटी। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने इसके फायदे बताए। पीएम मोदी ने कहा कि ये आम आदमी का बजट है, इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये बजट बुलेट इंजरी यानी कि गोली के घाव पर बैंडेड लगाने जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की जरूरत थी, लेकिन ये सरकार विचारों के मामले में दिवालिया है। डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि बजट में बिहार के लिए काफी कुछ है, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है। तमिलनाडु या किसी अन्य दक्षिणी राज्य के लिए एक भी शब्द नहीं है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने मांग की थी कि बजट में यह ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया। बजट पेश होते ही एक बार फिर मोदी सरकार घिर गई है। विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं, तो सवाल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर भी उठ रहे हैं। 28 जनवरी की रात 1:30 बजे संगम में स्नान करने की कोशिश में मची भगदड़ के चलते कई लोगों की जान जाने के बाद से योगी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस भगदड़ में कितने लोगों की जान गई ये बताने में प्रशासन को 17 घंटे का समय लग गया था, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र में सपा चीफ अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर चर्चा की डिमांड कर दी। कहा महाकुंभ में जो भगदड़ मची उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा की तारीख तय कर दी जाए, उसके बाद ही बजट पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि महाकुंभ से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही डराने वाली हैं। दरअसल महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगम नोज इलाके में भगदड़ मची थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की जान गई, जबकि 60 लोग घायल हुए। महाकुंभ मेला
प्रशासन की तरफ से कहा गया कि एक ही जगह पर भगदड़ मची है, लेकिन प्रशासन का हर दावा सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है। सवाल तो इसी बात से उठने लगे थे कि जब भगदड़ वाली बात बताने में ही प्रशासन को 17 घंटे का समय लग गया था। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिन लोगों की जान गई उनकी संख्या प्रशासन के आंकड़ों से कहीं ज्यादा थी। इस बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि महाकुंभ में एक नहीं बल्कि 3 जगह भगदड़ हुई और हर जगह जनहानि हुई थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ओल्ड जीटी रोड और एरावत द्वार पर भी भगदड़ मची थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ओल्ड जीटी रोड पर 5 और एरावत द्वार पर 24 लोगों की जान गई, जबकि प्रशासन की तरफ से सिर्फ संगम नोस पर ही भगदड़ की बात स्वीकार की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 19 जनवरी सुबह 8 से 9 बजे के बीच ओल्ड जीटी रोड की तरफ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आ रहे थे। इसी बीच मुक्ति मार्ग पर एक महामंडलेश्वर की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। इस दौरान 2-3 महिलाएं वहां पर गिर पड़ी। गाड़ी महिलाओं के ऊपर से निकल गई, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। इसे लेकर महाकुंभ मेला के सीओ रुद्र प्रताप ने भी इसे स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि गाड़ी बैक करने के दौरान 5 लोग घायल हुए थे, जब उन्हें इलाज के लिए स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान जान चली गई। इसी तरह से संगम नोस से 2 किलोमीटर दूर झूसी में एरावत द्वार के पास भी भगदड़ हुई थी। ये भगदड़ सुबह 6 बजे के आसपास हुई। साफ ही महाकुंभ मेले में हुई अव्यवस्था के चलते ही ये हादसे हुए हैं, जिससे सरकार सवालों में घिर गई है। महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दिल्ली चुनाव में भी जनता के मन में सवाल चल रहे हैं कि किसे वो सत्ता सौंपे। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी को अपने ही विधायकों से बड़ा झटका लगा है, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं बीजेपी के दिग्गज भी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते नजर आए। तो क्या रहा दिल्ली चुनाव को लेकर दिन भर का घटनाक्रम, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। फरवरी के महीने का आगाज हो चुका है और अब 5 तारीख की वोटिंग के बाद 8 फरवरी को ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की कमान किसके हाथों में जाएगी। लेकिन इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार और आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए दिल्ली वासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर इस बार दिल्ली में बीजेपी जीतती है तो वो आपके लिए जारी सभी मुफ्त योजनाओं को बंद करने का काम करेगी और इससे आपको हर महीने 25,000 रुपए की चपत लगेगी। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली पहुंचकर कहा कि दिल्ली को कांग्रेस की जरूरत है। दिल्ली की जनता ने सभी पार्टियों को मौका दिया और उन्हें आप बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल में फर्क अच्छी तरह से मालूम है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्तफाबाद में बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के पक्ष में प्रचार किया, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने एक तो प्रियंका गांधी ने 2 जनसभाएं की। राहुल ने सदर बाजार विधानसभा में प्रचार किया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने चांदनी चौक और नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार किया। बताते चले कि इस बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका भी लगा। एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी की देर शाम एक के बाद एक पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ये सभी विधायक विधानसभा चुनाव में पार्टी से टिकट न मिलने को लेकर नाराज चल रहे थे। यानी कि देखा जाए तो 5 फरवरी की तारीख नजदीक आते आते दिल्ली का चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दल कई लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। अब जनता किस पर भरोसा जताती है, 8 फरवरी को साफ हो जाएगा। तो दूसरी तरफ विदेश जाने के लिए डंकी रूट अपनाने वाले युवकों को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। डंकी रूट से अमेरिका जाने वाला अमित मान ने इसकी हकीकत बताई है। अमित से पिछले साल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर मिले थे। अब अमित भारत लौट आए हैं और उन्होंने अपनी यात्रा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले साल अपने अमेरिका दौरे के वक्त हरियाणा के जिस युवक अमित मान से मुलाकात की थी, अब उसके घर लौटने की खबर सामने आई है। बता दें कि राहुल ने अमित मान से अमेरिका दौरे के दौरान मुलाकात की थी और राहुल ने अमित से वादा किया था कि वो भारत लौटकर उनके परिवार से जरूर मिलेंगे। इसके बाद 20 सितंबर 2024 को राहुल गांधी ने करनाल के गांव घोघड़पुर में अमित के घर जाकर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात भी की थी। बता दें कि अमित मान का 21 मई 2024 को अमेरिका में काम से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के 23 दिन बाद अमित को होश आया था। हालांकि उसने 3 महीने बाद अपने घर वालों को अपने एक्सीडेंट की जानकारी दी थी। दिलचस्प बात यह है कि अमित अपनी 3 बीघा जमीन बेचकर डंकी के रास्ते अमेरिका गया था। अमित अमेरिका जाकर ट्रक चलाने का काम कर रहा था। अमित ने बताया कि उसे विदेश जाने में 42 लाख रुपए खर्च हुए हैं और उसका घर आज भी गिरवी पड़ा हुआ है। बता दें कि अमित अभी 29 जनवरी को ही देश वापस लौटा है। अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए अमित ने बताया कि डंकी रूट फॉलो करते वक्त रास्ते में कब कौन आपकी जान ले ले या आपके साथ कब कोई अनहोनी हो जाए,
कुछ नहीं पता। अमित ने बताया कि डंकी कहने सुनने में तो आसान मालूम होता है, लेकिन जब घर से निकलते हैं और जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हैं तब पता चलता है कि डंकी क्या है। उन्होंने आगे बताया कि डंकी का रास्ता सबसे गंदा है। यहाँ बैठे युवा ये तो देख लेते हैं कि अमेरिका जाकर वो डॉलरों में पैसे कमाएंगे और एक बढ़िया जीवन बिताएंगे, लेकिन डंकी से जाते वक्त कितनी कठिनाइयां आती हैं वो ये नहीं देखते। यानी देखा जाए तो अमित ने अपने अनुभवों के जरिए उन सभी युवाओं को आगाह करने का काम किया है जो विदेशी चकाचौंध के चलते डंकी रूट के जरिए विदेश जाने की चाहत रखते हैं। अमेरिका जाने का रास्ता जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किलें आती हैं राह में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की राह भी आसान नजर नहीं आ रही है। उन्होंने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया था उसे लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कोलेजियम का भी हिस्सा है उन्होंने बड़ा दावा किया है, जिसके बाद उनकी जस्टिस शेखर यादव की मुसीबतें बढ़नी तय मानी जा रही है। तो क्या दावा किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर पूरे देश में भारी हंगामा हुआ। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज और कॉलेजियम के मेंबर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सार्वजनिक माफी की बात को मान लिया था। वो ये कहते हुए मीटिंग से निकले थे, लेकिन आज तक माफी नहीं मांगी। यही नहीं, उन्होंने तो अपने एक जवाब में यहाँ तक कह दिया था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ऐसा लगता है कि बाद में उनका विचार बदल गया। पहले तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए तैयार हो गए थे। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने जस्टिस यादव के इस व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसा एक और वाक्य हुआ था जब एक जज ने ऐसा ही बयान दिया था, तब उन्होंने बाद में माफी मांग ली थी। जस्टिस यादव ने भी पब्लिक में माफी की बात कही, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया है। अब चीफ जस्टिस ने इन हाउस इंक्वायरी शुरू की है। इसके आगे जस्टिस रॉय ने कहा कि जस्टिस शेखर यादव ने कॉलेजियम के सभी 5 जजों के सामने कहा था कि मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं। वो उस समय तैयार थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने जब पब्लिक में माफी की मांग की तो वो तैयार हो गए। वहां से निकले तो फिर ऐसा नहीं किया। ऐसे में जस्टिस यादव के खिलाफ एक्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। जज शेखर यादव द्वारा दिए गए बयान को लेकर चल रहा विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है, तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर भी विवाद शांत नहीं हुआ है। विपक्ष तो पहले ही चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहा था, लेकिन अब महायुति के ही सहयोगियों ने नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा खुलासा किया है उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीडी के मुखपत्र सामना में किया गया है। सामना में राज ठाकरे की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद ईवीएम में घोटाले का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ गठबंधन पर लगातार हमलावर हैं। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में राज ठाकरे की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि शरद पवार को इतनी कम सीटें मिलना संभव बात नहीं लगती। इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे की सेना ने उन पर निशाना साधा और ईवीएम में घोटाले की बात कही। सामना में लिखा गया है कि हमारे देश में चुनाव और चुनाव प्रणाली लागू करने वाली व्यवस्था लुटेरों का गिरोह बन गई है। भारतीय जनता पार्टी से खास नजदीकी रखने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अचानक महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर संदेह व्यक्त किया है। उनकी भूमिका थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब जब फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं तो राज ने महाराष्ट्र के समग्र नतीजों पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा उद्धव गुट ने राज ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा कि मराठी लोगों की वोट बांटने के लिए मनसे और दलित का वोट तोड़ने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों की मदद से देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह महाराष्ट्र में अपने मंसूबे को अंजाम देते हैं और ये बात छुपी हुई नहीं है। हैरानी की बात यह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वा प्रकाश अंबेडकर भी चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम पर टूट पड़े और अब काफी दिनों तक सोचने के बाद राज ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया कि ईवीएम नतीजे सही नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से महायुति की जो सीटें आई, ये नतीजे सवालों में हैं। विपक्ष की तरफ से ईवीएम में धांधली की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे किसी साजिश का हिस्सा हैं? क्या वाकई ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी? महाराष्ट्र में महायुति की सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, तो वहीं अमेरिका इस समय पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ट्रंप की तरफ से कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया गया है, जिससे इन देशों से आने वाला सामान अमेरिका के बाजार में महंगा हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पड़ोसी देशों कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने की मंजूरी दे दी है और ट्रंप प्रशासन का यह आदेश लागू भी हो गया है। यानी कि इन तीनों देशों से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया, जिससे इन देशों से आने वाले सामान अमेरिका के बाजार में महंगे हो जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने 1 फरवरी से इन शुल्कों के लागू होने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कनाडा, मेक्सिको दोनों ने अवैध फेंटानिल यानी कि मादक पदार्थ और अप्रवासियों के अभूतपूर्व हमले की अनुमति दी है, जिससे अमेरिकी नागरिकों की जान जा रही है। वहीं ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों को बताया कि अमेरिका के 3 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों को कोई छूट नहीं मिलेगी और इस चेतावनी को भी खारिज कर दिया कि इससे व्यापार युद्ध छिड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी धमकियां सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं है। इन तीनों देशों के साथ हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टैरिफ लगाने से बाजार पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा, मेक्सिको फेंटानिल और अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने में विफल रहे, इसलिए 25% टैरिफ लगाने की योजना से वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने चीनी वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाने की बात कही। ये फैसला दवा के मामले में भी लागू होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका चिप्स पर टैरिफ लगाने जा रहा है और वो तेल और गैस पर भी टैरिफ लगाएंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किन देशों को शिकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका आगे चलकर यूरोपीय संघ पर निश्चित रूप से टैरिफ लगाएगा। इस बीच ट्रंप के फैसले के खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो अमेरिका की दमनकारी नीतियों का माकूल जवाब देने को तैयार है। 25% टैरिफ का जवाब कनाडा जरूर देगा। ट्रूडो के अलावा मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम ने कहा कि टैरिफ लागू होने की स्थिति में मेक्सिको के पास अमेरिकी सरकार जो भी फैसला लेती है उसका सामना किया जाएगा। मेक्सिको की सरकार के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पहले से ही तैयार है। चीन की तरफ से भी जल्द ही अमेरिका के खिलाफ जवाबी कदम उठाने का ऐलान हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोदी सरकार नए नए नाटक करके जनता को ये बताना चाहती है कि उसने जनता के हित के लिए देखिए क्या क्या कर दिया। जैसे कि आज का आम बजट, जिसमें 12,75,000 तक के कमाई के ऊपर इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है, लेकिन साथ में ये नहीं बताया गया कि आम आदमी के पास में 12 लाख रुपए साल के कैसे आएंगे, क्योंकि आपने ना तो महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं, ना ही बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कोई उपाय आपके पास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।